वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र में। हूं आपके साथ काजल ठाकुर। नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी की टीम पहुंची और आपको बता दें कि मुंबई के खार इलाके में लावी इमारत में राणा दंपत्ति का घर है और ऐसे मुंबई महानगर पालिका की टीम इमारत में पहुंचकर इस बात की जांच कर रही है कि क्या और भी अवैध निर्माण इस इमारत में किए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महानगर पालिका ने राणा दंपत्ति को दूसरा नोटिस भेजा था, जिसका राणा दंपत्ति ने जवाब भी दिया था। हालांकि उनके जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरा नोटिस भेजा गया था। तो खार इलाके में इमारत में जो जांच की बात है, इमारत में अवैध निर्माण की जांच लगातार चल रही है। राणा दंपत्ति के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची और खार इलाके में इमारत में जो जांच चल रही है, क्योंकि कई खुलासे वहां से हो सकते हैं। इमारत में अवैध निर्माण की जांच चल रही है। अभी तक आशंका यह है कि इमारत में अवैध निर्माण किया गया है और उसी की जांच लगातार की जा रही है। खार इलाके में यह इमारत की जांच लगातार चल रही है। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है, 2 बार पहले नोटिस दिया जा चुका है। राणा दंपत्ति के घर पर ये पूछताछ वाली बात है। खार इलाके में जांच चल रही है क्योंकि कुछ अवैध निर्माण की बात अब तक सामने आई है। जांच में भी सामने आई है कि अवैध निर्माण किया गया है और यही वजह है कि राणा दंपत्ति के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची है। जांच पड़ताल लगातार चल रही है। कई चीजों से अवैध निर्माण का खुलासा अब तक हो चुका है और उस खुलासे के चलते अब ये जांच लगातार चल रही है। बीएमसी की टीम पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी की टीम पहुंची। राणा दंपत्ति के घर पर यह टीम पहुंची और आपको बता दें कि मुंबई के खार इलाके में लावी इमारत में राणा दंपत्ति का घर है और ऐसे में मुंबई महानगर पालिका की टीम इमारत में पहुंचकर इस बात की जांच कर रही है कि क्या और भी अवैध निर्माण इस इमारत में किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले कुछ दिन पहले भी महानगर पालिका में राणा दंपत्ति को नोटिस भेजा था। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, राणा दंपत्ति के घर पर जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल, देखिए काजल, बीएमसी ने राणा दंपत्ति को पहला नोटिस भेजा था, जिसके बाद जो है बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद जो है दूसरा नोटिस भेजा गया और आज सुबह ये जानकारी मिली और हमें ये देखा गया कि राणा दंपत्ति के घर जो है बीएमसी के 2 बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और इस बात की वहां पर सर्वे किया जा रहा है ताकि क्या और भी वहां पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर नहीं है। तो इसकी जो है आज जांच चल रही थी और जांच में क्या आता है ये बाकायदा बीएमसी जो है वहां पर इंफॉर्मेशन जारी करेगी और उसके बाद हो सकता है कि एक और नोटिस जो है वो राणा दंपत्ति को मिल जाए। क्या अभी भी जांच चल रही है या फिर जांच पूरी हो चुकी है? नहीं, देखिए, ये करीबन 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर बीएमसी के जो है 2 बड़े अधिकारी, बीएमसी की जो 2 टीमें वो यहाँ पर पहुंचे थे और बाकायदा एक मेजरमेंट भी लिया गया और ये देखा गया कि क्या यहाँ पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया गया है या फिर नहीं। तो अभी क्या कुछ और भी नए एविडेंस बीएमसी के हाथ लगते हैं, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा कि क्या राणा दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ती है या फिर कम होती है। राजन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इमारत में जांच लगातार चल रही है कि राणा दंपत्ति के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची थी और वहां पर अवैध निर्माण को लेकर जांच पड़ताल की गई। तो महाराष्ट्र में मौजूद तीनों राजनीतिक दल आज राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरवा रही है। इस बार बीजेपी ने 3 तो शिवसेना ने 1 और कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 1 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया है और इसी कड़ी में एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने आज अपना नामांकन पत्र भरा है। शिवसेना के संजय राउत और संजय पवार पहले ही पर्चा भर चुके हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवार राज्य से नाता रखते हैं और वहीं कांग्रेस ने राज्य के बाहर के इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो बीजेपी की तरफ से मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। शिवसेना ने 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और वहीं एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने अपना नामांकन आज भर दिया है। तो राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन आज भर दिए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, संजय राउत की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने आज अपना नामांकन भरा है। राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव है उसके लिए नामांकन आज भरा गया है। उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। शिवसेना ने 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रफुल्ल पटेल जो कि काफी
राणा मेनन राजनीति का चेहरा भी हैं और काफी दिनों से लोग उनको जानते भी हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और शिवसेना ने 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। संजय राउत को चुनावी मैदान में राज्यसभा के लिए इस समय उतारा गया है। राज्यसभा शिवसेना उनको भेजना चाहती है। तो आज नामांकन भरा गया है। सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया है। जो पार्टी अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना चाहती है उनको इस चुनावी मैदान में उतारा गया है और आज सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है और इसकी प्रक्रिया और भी ज्यादा अलग अलग राज्यों में भी लगातार तेज होती जा रही है। शिवसेना ने संजय राउत को चुनावी मैदान में उतारा है और एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुनावी मैदान में उतारे हैं, यानी टक्कर ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है और सभी के जो प्रत्याशी हैं वो जाने माने चेहरे हैं, राजनीति के पहले भी अपना रसूख रख चुके हैं, पहले भी अपना पद रख चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और वहाँ की अब तक जितनी भी राजनीति रही, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या फिर संजय राउत हो, महाराष्ट्र से भली भांति वाकिफ भी हैं। उन्हीं चेहरों को पार्टियों ने इस चुनावी मैदान में उतारा। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, आज राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए काजल, प्रफुल्ल पटेल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो है अपना नामांकन भरा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें महाराष्ट्र कांग्रेस की, तो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, माइनॉरिटी सेल के नेता हैं और ऐसे में महाराष्ट्र से उनको टिकट मिला राज्यसभा का और इसी को लेकर जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता, वो नाना पटोले हो, अशोक चव्हाण हो, पृथ्वीराज चव्हाण हो, ये जो बड़े नेता है इनकी ये नाराजगी है कि महाराष्ट्र में ऐसे कई जो है म्युनिसिपल चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर आप बाहर से किसी नेता को टिकट देते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में नाराजगी भी है और ये कहा जा रहा है कि आज जो है आलाकमान के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक भी होगी। राजन, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चाहे शिवसेना की बात हो या फिर एनसीपी की बात हो, इन्होंने जो अपने कैंडिडेट को उतारा है वो एकदम महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं और कांग्रेस एकदम अलग हटकर उम्मीदवार लेकर आई है। एक बड़ा कारण इसका ये भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र या ये जो है इमरान प्रतापगढ़ी, कहा जाता है कि इनकी आला कमान से काफी करीबी है और काफी नजदीकी है और ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि इनको महाराष्ट्र राज्यसभा से टिकट मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बगावत जो तेवर है वो दिख रहे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस में एक जो है नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया राजन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की कांग्रेस में इस समय जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है और नाराजगी भी है वो भी देखने को मिल रही है उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर। और वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र ने आप कोल्हापुर दौरे पर करवीर निवासी अंबाबाई के दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद उन्हें बोसिंगजी रोड की ओर से जाते समय भारी जाम का सामना करना पड़ा। दरअसल चिंचोलिया रोड पर ट्रैफिक जाम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंत्री के जाम में फंसने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत ट्रैफिक को हटाने में लग गए और वहीं ट्रैफिक जल्दी निकालने के चक्कर में पुलिसकर्मी ने एक वाहन चालक को थप्पड़ तक जड़ दिया। ये देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी ने आते हुए एक वाहन चालक को थप्पड़ तक जड़ दिया है, क्योंकि गाड़ी मंत्री जी की आ रही है, वो गाड़ी निकलनी जरूरी है और यही वजह है कि दूसरे वाहन चालकों को एकदम इग्नोर किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में नए कोरोना वेरिएंट के 7 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि पुणे में अब BA.4 के 4 और BA.5 के 3 नए केस सामने आ चुके हैं, जो कि सब वेरिएंट बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4 मरीजों की उम्र 50 साल से ज्यादा, 2 की उम्र 20 से 40 के बीच में और 1 की उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह नया संस्करण ज्यादा संक्रामक होगा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक इस वेरिएंट का पहला मरीज तमिलनाडु में और दूसरा मरीज तेलंगाना में मिला और जब से अब तक महाराष्ट्र में पुणे में 7 मरीज सामने आ चुके हैं। और वहीं इंडियन सोर्स
कोविड-2 की अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो वो भी लगातार की जा रही है। इस वेरिएंट से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज उसकी ज़रूरी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि नया कोरोना वेरिएंट अधिक संक्रामक हो सकता है, इसलिए कम घातक भी है, लेकिन सावधानी पूरी बरतनी होगी। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महाराष्ट्र सरकार ने गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें कई लाभ दिए हैं। ऐसे में धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार इनमें नए अपडेट भी लाती रहती है और इसी क्रम में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है, जिसकी जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। आपको ये बता देते हैं, केंद्र सरकार की वन नेशन वन रैंक जो योजना है उसको देश भर में लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करके आप वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना का भी लाभ ले सकते हैं। देश के किसी भी राज्य में राशन कार्ड की दुकानों से राशन मिल सकता है। दुनिया भर में अब मंकी पॉक्स के मामले सामने आने लगे हैं और आपको बता दें कि पुणे मनपा ने सावधानी बरतते हुए नायडू अस्पताल में जांच के लिए अलग वार्ड बना दिए हैं। पुणे मनपा का कहना है कि अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन विदेशों जैसे अमेरिका, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों में मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं और इसी के चलते लोगों की जांच के लिए नायडू अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। देशों में मंकी पॉक्स इस बीमारी के उद्रेक की खबरें आ रही हैं। अभी तक हमारे देश में मंकी पॉक्स की एक भी केस दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये बीमारी हमारे देश में, हमारे सिटी में न आए, इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कर्मचारी संवेदनशील तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद अब कुछ कर्मचारी संगठन फिर से एक बार शांतिपूर्वक विधायक मार्ग से अपनी मांगे पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी संगठन ने संदीप शिंदे की अध्यक्षता में जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताड़े की मौजूदगी में शहर में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बैठक में संगठन ने कहा है और मांगे भी की हैं कि 2016 से कर्मियों के मासिक वेतन और महंगाई भत्ते की बाकी 1200 करोड़ रुपए की रकम का सरकार जल्द भुगतान करे। साथ ही कर्मियों को सेवा ज्येष्ठता के आधार पर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन का विभागीय मेलावा है। इस रैली में आज पिछले 5.5 महीनों में जो कुछ कामगारों का नुकसान हुआ है और गलत आदमी ने, गलत नेतृत्व ने गलत दिशा देके जिस तरह से आंदोलन को गलत दिशा दी है, उस दिशा को संवरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एसटी कर्मियों को 7वां वेतन आयोग मिलना चाहिए, उनका पगार राज्य शासन के कर्मचारियों के जैसा होना चाहिए, यही हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। नासिक विभाग के बहुत सारे कर्मी, हर एक डिपो के कर्मियाँ यहाँ पर उपस्थित है। नासिक में आदिवासी विकास विभाग और आदिवासी अनुसंधान में संयुक्त रूप से शहर में ईदगाह के मैदान में 5 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि नासिक, पालघर, नंदुरबार, चंद्रपुर, गोंदिया समेत राज्य के अन्य हिस्सों से कई आदिवासी अपनी कला के साथ में इस उत्सव में पहुंचे हैं। इस महोत्सव में पालघर का चीकू, अचार, मशरूम, हल्दी, नगली का आटा, जैविक चावल जैसे नैसर्गिक खाद्य पदार्थ और सागौन की लकड़ी से बनी कलाकृतियां और बच्चों के खिलौनों के साथ साथ बांस और लकड़ी की नक्काशी मौजूद है। साथ ही धातु के काम से बनी कलाकृतियां भी बिक्री के लिए यहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा तर्पण और आदिवासी वाद्य यंत्र भी देखे और खरीदे जा सकते हैं। इसी बीच महोत्सव में आदिवासी नृत्य और लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी।
ये इसका मूल उद्देश्य ये है कि ट्राइबल पीपल्स को उनकी जो ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें हैं उनको मार्केटिंग मिलना, उसमें उनके हैंडीक्राफ्ट है, उनके खाद्य संस्कृति है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जितने भी आयुर्वेदिक उनके प्रोडक्ट है, जो ट्रेडिशनल जो भी यूज़ होता है हेल्थ के लिए, उसके चीज़ें मिलती है। रूट से बनाई गई उनके कुछ डिज़ाइंस होती है, वो है पेड़ के रूट से बनाई हुई। बाम्बू के हस्तशिल्प है उनके, बाम्बू के फूल वगैरह है, और वारली पेंटिंग है, गोंडी पेंटिंग है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नासिक में नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और आपको बता दें कि ये काम उस वक्त किया जा रहा है जब आवाजाही पूरी क्षमता से चल रही है, जो कि जनता के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा है। साथ ही रास्ते पर धूल मिट्टी हटाने के लिए यंत्र का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते गाड़ी चलाने वाले चालकों की आंखों में धूल झोंकने का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें नासिक शहर के जयनगर गणपति मंदिर परिसर की है, जहां पर दिन दहाड़े धूल उड़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस काम को रोका जाए। पुणे से सटे दली पुल के पास में सोसाइटी के पार्किंग में गाड़ियों में आग लग गई है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई है। आग लगने की घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें हैं, जहां पर कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। ये आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल किया। कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। आसपास जितने लोग मौजूद थे उन्होंने इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाया है, जो कि सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। सोसाइटी में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। हालांकि कारण क्या थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, वजह क्या थी ये अभी तक पता नहीं चल पाई है। जांच चल रही है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जितनी भी मौके पर गाड़ियां खड़ी थीं उनमें आग लगी हुई है। पुणे की तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर वक्त रहते काबू पा लिया है और यही वजह है कि कोई भी जनहानि वहां पर नहीं हो पाई है।